अंडर वाटर गोल्डन वॉर टैंक रिस्टोरेशन। रोशन नाम का लड़का नदी के पुल से भागे जा रहा था। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में उसके आगे से भी कुछ गुंडे आ जाते हैं। तब रोशन पुल पर रुक जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं? मेरे पास अभी फोन भी नहीं है जो किसी की मदद मांगू। क्या करूँ? नदी में कूद जाता हूँ। ऐसा सोचकर रोशन गुंडों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। रोशन को पानी में कूदते देख गुंडे वहां से चले जाते हैं। रोशन पानी में तैरते हुए किनारे पर जा रहा होता है कि तभी अचानक से मछुआरे के जाल में उसका पैर अटक जाता है और जाल के साथ वो नदी के तले में चला जाता है। वो पैर जाल से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है कि तभी अचानक उसे एक वॉर टैंक दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे पानी में वॉर टैंक कैसे? चलो छोड़ो, पहले यहाँ से निकलता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इस वॉर टैंक का क्या किया जाए। रोशन वॉर टैंक को अनदेखा करके नदी से निकलकर किनारे पर पहुँचता है और छुपते छुपाते घर चला जाता है। तब उसके पापा मोहन, जो एक मिलिट्री मैन थे, वो रोशन को इस तरह से देखकर कहते हैं, रोशन, क्या बात है? तुम ऐसे हाफते हाफते घर क्यों आ रहे हो? तब रोशन रास्ते में घटी घटना अपने पिताजी को बताता है। पिताजी कहते हैं, ये सब उस केदार का ही काम हो सकता है। तुम्हें अगवा करके अपना काम आसान करना चाहता है वो। लेकिन कैसा काम पापा? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं वो? बेटा, केदार एक खराब वॉर टैंक ज्यादा दाम में देश को बेचना चाहता था। उस वॉर टैंक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसके प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। वो तुम्हें अगवा करके मेरे सिग्नेचर लेना चाहता है। मोहन की बात सुनते ही रोशन को पानी के नीचे वाले वॉर टैंक की याद आती है और वो अपने पापा को उस टैंक के बारे में बताता है। क्या कहा बेटा? नदी के अंदर वॉर टैंक है? हम कल ही उधर चलते हैं। पर रोशन, आज के बाद बाहर निकलते वक्त जरा संभल कर बेटा। उस केदार का कुछ भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे दिन मोहन और रोशन जेसीबी क्रेन लेकर नदी के पास जाते हैं। क्रेन की मदद से वॉर टैंक को वो पानी से बाहर निकालते हैं। मोहन वॉर टैंक को बहुत ही अच्छे से देखता है और कहता है, अरे बेटा, ये वॉर टैंक तो हमने कई लड़ाइयों में मदद लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं। ऐसे वॉर टैंक की तो हमारे देश को जरूरत है, ना कि केदार ने बनाए हुए वॉर टैंक की। लेकिन इसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। ये हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। ऐसे मत कहो पापा, इतने सारे वार में यूज किया हुआ वॉर टैंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका ऐसा रिस्टोरेशन करता हूँ कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ नहीं, हमें इस वॉर टैंक को किसी सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा। अब तक तो ये बात केदार को भी पता चली होगी। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। इस तरह से रोशन और मोहन उस वॉर टैंक को अपने घर के पीछे वाले शेड में ले जाते हैं, जहाँ रोशन उस अंडर वाटर वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करता है। तो दूसरी ओर केदार के गुंडे ये बात उसे बता देते हैं। केदार गुस्से से कहता है, ये दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके देश के सुपुर्द कर देंगे वो लोग और मेरा वॉर टैंक बेवजह रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। उधर रोशन वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके उसे गोल्डन वॉर टैंक बना देता है और अपने पापा से कहता है, पापा पापा देखो कैसे चमक रहा है वॉर टैंक। शाबाश बेटा, तुमने तो इसे गोल्डन वॉर टैंक बना दिया। सच में यही तो हमारे देश की धरोहर है। ये वॉर टैंक ऐसे ही गोल्डन जैसे चमकते रहना चाहिए। चलो अब हम मिलिट्री ऑफिसर्स को लेकर आते हैं। रोशन और मोहन गोल्डन वॉर टैंक को लेकर जाते हैं कि तभी केदार अपने गुंडों के साथ वहां आता है। केदार के गुंडे उन दोनों पर हमला करते हैं। तब रोशन और मोहन भी उन गुंडों का सामना करता है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और मिलिट्री वाले आते हैं और केदार के साथ गुंडों को भी पकड़ लेते हैं। मोहन कहता है, अरे वाह रोशन, यहाँ तो पुलिस सही समय पर पहुंची है। मैंने तो नहीं बताया पुलिस को, फिर इन्हें कैसे पता चला? ये सब मैंने किया है पापा। दरअसल मैंने इस गोल्डन वॉर टैंक में ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की है कि ये खुद ब खुद दुश्मन को ट्रैक करती है और पुलिस या फिर मिलिट्री वालों के हेल्प सेंटर पर मैसेज भी कर देती है। ये बात सुनकर मोहन अपने बेटे को शाबाशी देता है। वो गोल्डन वॉर टैंक मिलिट्री ऑफिस में रखा जाता है। केदार को उसके किए की सजा मिलती है और उसके वॉर टैंक का रिजेक्शन भी हो जाता है। 24 कैरेट गोल्ड कार रिस्टोरेशन। एक गांव में एक जमींदार के पास ब्रिटिश के जमाने की एक पुरानी कार रहती है। अब तो कोई भी उस कार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, इसलिए एक बार जमींदार अपने नौकरों से कहता है, अरे सुनो,
इस पुरानी कार को कहीं बाहर जाकर फेंक दो। घर में इस कार को मैं नहीं रखना चाहता। अब ये किसी काम की नहीं है। जमींदार की बात सुनकर उसके नौकर उस पुरानी कार को जंगल में दूर छोड़ देते हैं। उसी गांव में एक गौतम नाम का लड़का रहता है जिसे पुरातन चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही शौक रहता है। वो हमेशा पुरानी चीजें ढूंढते रहता था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर जमींदार ने फेंकी हुई पुरानी कार पर जाती है। गौतम उस कार के पास जाता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत ही पुरानी ब्रिटिशों के जमाने की कार है। इस कार को भला ऐसे किसी ने क्यों फेंक दिया होगा? जो भी है मुझे क्या, लेकिन मैं इस कार को यूं खराब नहीं होने दूंगा। गौतम ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और उसे एक ट्रक के साथ वही बुलाता है। तब गौतम का दोस्त उस पुरानी कार को देखकर कहता है, अरे गौतम, तुम इस पुरानी कबाड़ कार का क्या करोगे? बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तू इस पुरानी कार के चक्कर में। नहीं दोस्त, ये कार मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसका रिस्टोरेशन करूंगा और बिल्कुल इसे एक नई कार में बदल दूंगा। तब इस पुरानी कार को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। गौतम उस पुरानी कार को ट्रक से बांधकर उसे अपने घर ले आता है और वहीं पर उस पुरानी कार का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। वो कार बहुत ही पुरानी होने की वजह से उस कार की मरम्मत करने को उसे बहुत वक्त लगता है। फिर एक दिन रात में उस गांव में एक गोल्ड के दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान में चोरी की खबर पुलिस को पता चल जाती है और वो तुरंत वही आती है। तब चोर सोचता है, अरे बाप रे, पुलिस इतनी जल्दी आ भी गई। आज तो पुलिस ने जल्दी आकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इंडिया का। पर हाथ में लगा इतना सारा सोना मैं कहाँ छोड़ूं? चोर ऐसा सोचकर सोने के साथ वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। भागते भागते चोर गौतम के घर के पास आता है जहां पर उसे वो पुरानी कार दिखाई देती है। तब उस पुरानी कार के पीछे जाकर वो चोर सोचता है, फिलहाल तो पुलिस से बचने के लिए मैं ये सारा सोना इस पुरानी कार में छुपा देता हूँ। मैं भी पुलिस से बच जाऊंगा और पुरानी कार पर किसी को शक भी नहीं जाएगा। बाद में कुछ दिनों के बाद वापस आकर सारा सोना वापस ले जाऊंगा। चोर ऐसे सोचते हुए उस पुरानी कार के सीट के नीचे अपना सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस तो उस चोर को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। उधर दूसरे दिन गौतम पुरानी कार का रिस्टोरेशन करते वक्त उसे कार के सीट के नीचे वही चोर ने छुपाया हुआ सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखकर गौतम भी चकित हो जाता है और सोचता है, अरे इतना सारा सोना, और इस तरह ये यहाँ किसने छुपाया होगा? लगता है कि ये चोरी किया हुआ सोना है। गौतम उस सोने को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो बार बार उस सोने का क्या किया जाए यही सोचते रहता है। 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे इस सोने से मैं अपनी कार को 24 कैरेट गोल्ड कार बना सकता हूँ। बाद में मैं इस कार को पुरातन विभाग में बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। इस तरह से सोने के पीछे ना ही वो चोर आएगा और ना ही उसे कोई खबर भी होगी। ऐसा सोचते हुए गौतम पहले तो कार का रिस्टोरेशन अच्छे से कर लेता है और उसके बाद सारे सोने को पिघलाकर वो अपनी कार को सोने से पॉलिश करता है। इस तरह से गौतम की 24 कैरेट गोल्ड कार बनकर तैयार हो जाती है। तब गौतम उस 24 कैरेट गोल्ड कार को लेकर एक पुरातन विभाग में जाता है जिनका एक बहुत ही बड़ा पुरातन चीजों का म्यूजियम रहता है। तब वहाँ का ऑफिसर गौतम से कहता है, अरे ये कार तो ब्रिटिश के जमाने की कार है, पर आपको ये कहाँ से मिली? सर मैं पुरानी चीजों को ढूंढने का ही काम करता हूँ। बस ये कार मुझे एक जंगल में पड़ी मिली तो मैं उसे उठाकर यहाँ लेकर आया। इस तरह गौतम उन्हें सारी बात बताता है और अपनी उस 24 कैरेट गोल्ड कार को वही बेच देता है जिससे गौतम को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। गौतम उन पैसों से अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और फिर से पुरातन चीजें ढूंढने का काम वो जारी रखता है। उधर जब पुलिस उस चोर को छोड़ देते हैं तब वो चोर उस कार को ढूंढते हुए आता है पर उसे वो कार दिखाई नहीं देती। तब वो कहता है, अरे इतनी मेहनत से सोना चुराया था, पुलिस के डंडे भी खाए पर उन्हें सोने के बारे में कुछ नहीं बताया और मेरे हाथ से भी सारा सोना निकल गया। ऐसा कहते हुए वो चोर वहीं पर अपना सर पकड़ लेता है और बैठ जाता है।